Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सोशियोलॉजी 5th सेमेस्टर का जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज़ बेस्ड ऑन ट्राइबल सोसाइटी. सो जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिट 1 के अंदर टोटल 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. मैं ट्राई करूँगी कि डेली बेसिस पे अब आपका जो ये सोशियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है इस पर वीडियो डाल सकूँ. सो पहले मैं आपका यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट करवाऊँगी. डेली हो सके तो मैं ट्राई करूँगी वीडियो आपकी ये डालकर यूनिट 1 जितना जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए. 5th सेमेस्टर के भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम उसकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करो. सो फर्स्ट आई विल कंप्लीट द सोशियोलॉजी 5th सेमेस्टर यूनिट 1. जब यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा सोशियोलॉजी का, देन उसके बाद मैं आपका हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो स्टार्ट करूँगी. प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो. देखो नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, देन उसके बाद एडिटिंग भी है और उसके अलावा मैं दूसरे सेमेस्टर्स के भी वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ सब्जेक्ट्स की. सो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आई नो. मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके आप तक वीडियोज़ पहुँच जाएँ. एंड आई विल एश्योर यू कि आपके दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले आप तक सारी वीडियोज़ जो हैं पहुँच जाएंगी. सो जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होती जा रही है प्लीज़ आप वेट मत करो दूसरे सब्जेक्ट की. आपका जो भी सब्जेक्ट है उस पर आप नोट्स बनाते जाओ, आप अपनी तैयारी करते जाओ. और प्लीज़ जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मेहनत करने के लिए. ये बहुत ही हार्ड वर्किंग काम है. इट इज़ नॉट ईजी कि इतने सारे नोट्स बनाना, देन उस पर वॉइस ऐड करके उसको अपलोड करना. सो प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट करो. अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में इन वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि आप लोगों के पास ही ग्रुप्स का एक्सेस है. आप लोग वहाँ शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ. जिसको ज़रूरत होगी वहाँ तक ये नोट्स पहुँच जाएंगे. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 2, highlight the major problems faced by the tribal society and steps taken by the government to solve them. अब सबसे पहले जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये ट्राइबल सोसाइटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपका जो इंट्रोडक्शन है और जो मीनिंग है वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम रहने वाला है जैसा मैंने आपके साथ क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया था. सो एक लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने का पैटर्न होता है. अगर आपने सीधा प्रॉब्लम्स का पॉइंट्स लिखने शुरू किए तो वहाँ पे आपको कंप्लीट नंबर नहीं मिलेंगे. अगर आप चाहते हो इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैटर्न को फॉलो करके अपना आंसर लिखना पड़ेगा. तो पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, देन आपने मीनिंग लिखना है. अगर आपने इंट्रोडक्शन और मीनिंग लिखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग. एज इट इज़ आपने सेम लिखना है इंट्रोडक्शन और मीनिंग, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही क्वेश्चन ट्राइबल सोसाइटी पे बेस्ड है. सो इस क्वेश्चन में पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, देन आपने लिखना है मीनिंग, देन उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी प्रॉब्लम्स. उसके अंडर फर्दर आपका सब पॉइंट है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी सामाजिक और आर्थिक तौर पर ट्राइबल लोगों को किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. सो यहाँ पर आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है. व्हेन ट्राइबल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद नॉन ट्राइबल दे फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम. अब ट्राइबल लोग जो अपने ही एरियाज में रहते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, अगर वो नॉन ट्राइबल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, शहर वाले जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है. तो socio-economic problem have arisen out of the impact of new revenue policies, land tenure system, restrictive forest policies, application of all India civil and penal codes. अब देखो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो सरकार भी बहुत सारी पॉलिसीज़ और कानून बना रही है ट्राइबल लोगों के लिए. अब उसके अंदर जो भी रेवेन्यू पॉलिसीज़ हैं, टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज़ है, या फिर लैंड से रिलेटेड कोई पॉलिसी है, या जंगलों से रिलेटेड, क्योंकि फॉरेस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, तो उससे रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी आती है या फिर कोई सरकार ऐसा कानून बनाती है जो कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और उसके लिए अगर कोई नहीं मानता है देन इट इज़ अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट. तो अगर सरकार कोई भी ऐसी पॉलिसी बना रही है जो ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ट्राइबल लोगों को पे पड़ता है. तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है वो उससे इफ़ेक्ट होती है. ऑल ट्राइबल इकोनॉमीज़ आर बेस्ड ऑन सबसिस्टेंस इकोनॉमीज़. अब जितनी भी ट्राइबल सोसाइटीज़ होती हैं उनके कॉन्सेप्ट में मार्केट सिस्टम नहीं होता है, मनी सिस्टम नहीं होता है. वो कुछ भी इसलिए ग्रो नहीं करते क्योंकि उन्हें मार्केट में बेचना है. वो बहुत ही सिंपल तरीके से लाइफ जीते हैं. सबसिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब है वो एग्रीकल्चर करते हैं अपने नीड के लिए, जो भी उन्हें ज़रूरत होती है वो सिर्फ उतना ही वो वहाँ पर ग्रो करते हैं. दैट इज़ पीपल प्रोड्यूस फॉर देयर ओन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट. अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पर ग्रो किया जाता है.
ऑफ कंजप्शन एंड नोशन ऑफ प्रॉफिट इज़ अननोन टू द ट्राइब। तो जो भी प्रॉफिट का है, मुनाफा करना है, मार्केट में जाके चीज़ों को बेचना है, सेल परचेज करना है, ये सारे नोशन, ये सारे कॉन्सेप्ट ट्राइबल लोगों को पता ही नहीं होते हैं। तो जिसकी वजह से उन्हें जो है, अगर कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट कोई लॉ निकालती है जो उन पर एप्लीकेबल है और उन्हें उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो डायरेक्ट सी बात है कि उनकी लाइफ जो है उस चीज़ से इफ़ेक्ट होगी। इसी के साथ फर्दर आपने कंटिन्यू करना है। विद द इरोजन ऑफ देयर ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ लिविंग द ट्राइबल्स हैव बीन फोर्स्ड इनटू सेलिंग देयर लेबर। अब जिस तरीके से वो पुराने रीति रिवाजों की तरह रह रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट करके रह रहे हैं जंगलों में, अब क्या हो रहा है कि उन लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि आप आकर अपना काम करो, यानी लेबर का काम करो और उसके रिटर्न में आपको पैसे मिलेंगे। द ट्राइबल्स वर्किंग फॉर वेजेस डू नॉट अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू मनी। अब उन लोगों के तो दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पैसा कमाने का। उनको तो ये चीज़ पता ही नहीं है कि काम कर कर पैसा भी कमाया जाता है, क्योंकि वो लोग काम किस लिए करते हैं? अपनी सोसाइटी के लिए। कुछ भी ग्रो कर रहे हैं वो अपने लोगों के लिए ग्रो कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पैसा कमाने का कॉन्सेप्ट उनके माइंड में ही नहीं है। दे आर प्रिपेयर टू वर्क फॉर वेरी लो वेजेस। अब जब भी वो काम करेंगे, जब उन्हें पता ही नहीं है कि उनके काम करने के वेजेस क्या हैं, उनकी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करके पैसा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, उनको इस चीज़ की कोई भी नॉलेज नहीं होती है, कोई भी आइडिया नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है जिस भी एरिया में वो काम करेंगे। फिर नेक्स्ट फर्दर इसी के साथ नेक्स्ट कंटिन्यू हो रहा है आपका पैरा। ड्यू टू देयर समवॉट ट्रेडिशनल प्लेजर्स सीकिंग वे ऑफ लाइफ ट्राइबल्स हैव वेरी लिटिल सेविंग। अब देखो, ट्राइबल लोग जो होते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से इंजॉय करते हैं। उनके माइंड में कोई भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है उनको सेविंग करनी है, फ्यूचर के पैसे इकट्ठे करके रखने अपने बच्चों के लिए, ऐसा उनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो भी उन्होंने उगाया है, जो भी ग्रो किया है, बस उसको खा लिया। देन अगेन अगर बार्टर सिस्टम भी होता है कि आपने एक चीज़ ले ली और दूसरे को दे दी, तो यहाँ पर चीज़ें जो है एक्सचेंज कर सकते हो, तो कोई भी उनको फ्यूचर की इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो सेविंग वो लोग नहीं करते हैं। व्हेन दे आर इन अ नीड ऑफ मनी, और जब कभी इन फ्यूचर उन्हें ज़रूरत पड़ती है पैसों की, दे आर फोर्स्ड टू डिपेंड अपॉन द नॉन ट्राइबल मनी लैंडर्स। तो जब भी कभी कोई हेल्थ इश्यूज़ हो गए या कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तो वो लोग जो है, जो नॉन ट्राइबल लोग हैं, जो ट्राइबल का उसका हिस्सा नहीं है, यानी मनी लैंडर्स है, उनसे पैसा उधार लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम अ पर्सन हु टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लैंडर इज़ रिक्वायर्ड टू सर्व हिम जस्ट एज अ सेव। और जिस भी मनी लैंडर से वो पैसा लेते हैं, वो उन्हें गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं और पैसा देकर वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ब्याज जो है, वो बहुत ही हाई रखते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें कभी रिटर्न ही नहीं कर पाते। If he is unable to repay the loan, it passes on his son and even to the third generation, leading to the problem of bonded labor. अब ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब ट्राइबल लोगों को कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है मनी का, उनको कुछ इतनी नॉलेज नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी उनको कुछ इतना पता नहीं है, तो मनी लैंडर क्या करते हैं, बड़ी चालाकी से उनको अपना स्लेव बना लेते हैं, क्योंकि वो पैसा कभी पे नहीं कर पाते। जब उनकी डेथ होती है तो उनका जो बेटा होता है वो उनके लिए एज अ स्लेव काम करता है। और कई बार तो कई केसेस में ये भी देखा गया है कि उसके बाद जो उनका बेटा है, फर्दर उनका बेटा यानी थर्ड जनरेशन, वो भी उनके लिए गुलाम बन जाते हैं, यानी कि बॉन्डेड लेबर। पहले के टाइम में बंधुआ मजदूरी होती थी कि स्टैंप लगा देते थे कि आप इस ज़मींदार के बंधुआ मजदूर हो। आपके जो ग्रैंडफादर हैं या फादर है, उन्होंने इस ज़मींदार से पैसा लिया था, वो वापस नहीं कर पाए, अब सारी उम्र आप इनके खेत में काम करोगे एज अ बॉन्डेड लेबर बनकर, और आप उस ज़मींदार की परमिशन के बिना कहीं भी उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते हो। देन उसी के बाद ये कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट पैरा आपका। Land is locked up by most of the tribes not only as a source of their livelihood but also as a source of their identity. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जितने भी ट्राइबल सोसाइटीज़ होती हैं, ज़मीन उनके लिए जीने का एक सोर्स ही नहीं है, बल्कि उनकी पहचान है। According to the Forest Survey of India, almost 60% of the forest cover of the country is found in tribal areas. तो ये देखा गया है कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की थी, जिसमें ये बताया था कि 60% जो हमारे इंडिया का फॉरेस्ट कवर है, वहाँ पर ट्राइबल सोसाइटीज़ रहती हैं, यानी कि वो एरियाज़ जहाँ पर
ट्राइबल एरियाज़ के लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। सेवरल लार्ज प्रोजेक्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, पावर, इंडस्ट्रीज हैव बीन लोकेटेड इन द ट्राइबल एंड द बैकवर्ड एरियाज़। अब सरकार जो है जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, डैम्स बना रही हैं, इरिगेशन पर्पसेस के लिए कैनाल्स बन रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार को बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए। तो जिसकी वजह से सरकार क्या करती है, फॉरेस्ट एरियाज़ को कट करती जा रही है। तो यहाँ पे इस सर्वे में ये बोला गया है कि वही लैंड कट की गई है जहाँ पर ट्राइबल्स एरिया के लोग नहीं रहते थे, और जिस भी एरिया में ये लोग रहते हैं सरकार ने वो एरियाज़ जो है बहुत कम टच किए हैं। यानी कि ये लोग जो है लैंड को अपनी आइडेंटिटी मानते हैं। जिस भी एरिया में ये लोग रहते हैं, अगर सरकार उस एरिया में कुछ भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करती है, सो इनकी तरफ से पहल रहती है कि उस लैंड को बिल्कुल भी छेड़ा ना जाए। वो उनका लैंड नहीं है, उनकी आइडेंटिटी है, उनकी पहचान है। These projects are undoubtedly of great importance for the modernization of the country। अब इसमें कोई भी शक नहीं है कि अगर सरकार कोई प्रोजेक्ट लेके आ रही है मॉडर्नाइजेशन के लिए, वो इंडिया की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। बट अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो ट्राइबल लोगों के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। वो उनका लैंड ऑफ लाइवलीहुड है, उनकी आइडेंटिटी है, उनका सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे वो अर्न करते हैं, जिससे वो खाना उगाते हैं। सो अगर हम उनसे वो छीन लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। शहरों में ये लोग जो है ईजिली मिक्सअप नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए सरकार कोशिश करती है कि अगर कोई भी ऐसा फॉरेस्ट एरिया कट कर कर जहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ के लोग रह रहे हैं, तो उनको कोई ऐसी जगह अकोमोडेशन के लिए दी जाती है जहाँ पर वो ईजिली रह पाए, क्योंकि शहरों में इन लोगों का आकर रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये लोग जो है अर्बन एरियाज़ के कस्टम ट्रेडिशंस को ईजिली पहचान नहीं पाते हैं, मार्केट सब सिस्टम जो होता है उसको नहीं समझ पाते हैं। हेडिंग पॉवर्टी यानी कि गरीबी। द प्रपोर्शन ऑफ पुअर अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब इज़ कंपैरेटिवली लार्जर देन जनरल पॉपुलेशन। अगर हम भारत की पूरी जनसंख्या के साथ ट्राइबल सोसाइटी को कंपेयर करें तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं। हाफ ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इज़ पुअर। तो आधी से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन जो होती है गरीबी रेखा में आती है। एज़ पर द प्लानिंग कमीशन 47.3% ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब आर बिलो द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज़। प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग 47% शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं गरीबी रेखा के भी नीचे आते हैं रूरल एरियाज़ पे, और अर्बन एरियाज़ में 33.3% लोग जो है जो गरीब हैं शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं। इट इज़ क्लियर दैट शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल आर पुअरर देन एनी अदर ग्रुप। तो इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग बहुत ही पुअर हैं और किसी भी ग्रुप से। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डिस्प्लेसमेंट। डैम्स हैव बीन अ सोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ट्राइब्स सिंस इंडिपेंडेंस। अब देखो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था वहाँ पर हमने डैम्स बनाने शुरू कर दिए फॉर द इरिगेशन पर्पसेस, ताकि यहाँ पर हम लोग खेती बाड़ी कर सके। अब डैम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, बहुत बड़े डैम बनते हैं, तो उसके लिए हम शहर में तो डैम नहीं बना सकते, साइड में बनाएंगे कहीं जंगलों में, जंगल काट के। तो जिसकी वजह से ये एरिया जो है कट किए जाते हैं, और जहाँ पर कौन रहते हैं? ट्राइबल एरिया के लोग। तो यही एक वन ऑफ द रीज़न है डैम कि जिसकी वजह से इन्हें उनकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, और ये प्रॉब्लम इंडिपेंडेंस से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम बिल्डिंग नेशन इन द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो इंडिया में कंपेयर करके देखा जाए तो बहुत सारे हमने डैम बनाए हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट डैम्स आर द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द कंट्री, और डैम एक बहुत बड़ा कारण है ट्राइबल एरिया के लोगों को उनकी जगह से हटाने के लिए। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि डैम्स तो बने हैं, वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन भी हुई है, बट सरकार ने उन लोगों को कोई भी अकोमोडेशन प्रोवाइड ही नहीं की, रहने की जगह ही नहीं दी है। इसकी वजह से बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटी के लोग जो है वो बेघर हो जाते हैं, उनके पास कोई घर नहीं होता रहने के लिए। एक्चुअल फिगर्स रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन। जो एक्चुअल आंकड़ा है सरकार का वो ये कहता है कि 20 से 50 मिलियन लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए हैं अपनी जगह से, यानी फॉरेस्ट एरिया से लोग जो है उनको हटाया गया है वहाँ पर डैम बनाने के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। हेडिंग है कल्चरल प्रॉब्लम्स, यानी कि सभ्यता से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली है ट्राइबल एरिया के लोगों में। सबसे पहला है स्ट्रैटिफिकेशन। कॉन्टैक्ट विद नॉन ट्राइबल पीपल हैज़ रिजल्टेड इन कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन अमंग ट्राइबल्स। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो नॉन ट्राइबल लोग हैं, जो उस ट्राइब से बिलोंग नहीं करते हैं,
जब वो लोग ट्राइबल लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगती हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, और वो लोग वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं उन चीज़ों को लेकर, और जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि जो बाकी कास्ट है वो ज़्यादा सुपीरियर है और उन्हें बहुत अच्छी चीज़ें जानने को मिलती हैं वहाँ से। इसीलिए ट्राइबल पीपल एंटर्ड इनटू हिंदू कास्ट हायरार्की बिकॉज बीइंग अ हिंदू मेंट समथिंग सुपीरियर, क्योंकि उनको लगता है कि जो हिंदू का मतलब है वो सुपीरियर है। ट्राइबल एरियाज़ के लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, बट बीइंग अ हिंदू, अगर आप हिंदू कास्ट में आ जाते हो आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको एक डिग्निटी मिलेगी, आप शहरों में आके रह सकते हो। तो जिसकी वजह से ट्राइबल लोग क्या करते हैं, हिंदू कास्ट का एक हिस्सा बन जाते हैं, बट दे हैव बीन गिवन द लोएस्ट पोजीशन इन द कास्ट हायरार्की। अब देखो वो कास्ट तो अपना लेते हैं हिंदू, बट जो ऑलरेडी हिंदू कास्ट के लोग होते हैं जब वो देखते हैं कि ट्राइबल लोग कन्वर्ट हो रहे हैं हिंदू में, तो वो उन्हें एज अ लोअर कास्ट में डाल देते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर उन्हें लोअर कास्ट का टैग लगाकर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उन्हें स्ट्रैटिफाइड किया जाता है। तो यहाँ पर मतलब कास्ट सिस्टम के अंदर भी और डिवीजन देखने को मिलती है हमें जब ट्राइबल लोगों की एंट्री हुई हिंदू कास्ट में। सेकेंड पॉइंट है बायलिंगुअलिज्म। द ट्राइबल्स हु कम इन कॉन्टैक्ट विद नॉन ट्राइबल्स लर्न देयर लैंग्वेज। अब ट्राइबल लोग जब नॉन ट्राइबल लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो शहरों में रह रहे लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उनकी भाषाएं सीखने लगते हैं एंड इन कोर्स ऑफ टाइम फॉरगेट देयर ओन लैंग्वेज। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो अपनी भाषा भूल जाते हैं, कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ट्राइबल लोगों की ज़्यादातर भाषा जो है वो लिखी ही नहीं होती है, वो ओरली उसको ट्रांसमिट करते हैं। जब वो उसको सुनेंगे ही नहीं, जब वो उसको बोलेंगे ही नहीं, शहरों में आके वो मॉडर्न लैंग्वेजेस बोलनी स्टार्ट करते हैं, तो वो अपनी भाषा को भूल जाते हैं। दे एक्वायर्ड प्रोफेसी इन द लैंग्वेज ऑफ द नेबरिंग नॉन ट्राइबल पीपल। जिस भाषा को हम डेली बेसिस पे बोलते हैं उसमें हमारी प्रोफेसी हो जाती है कि बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, हम उसको अच्छे से शब्दों को जो है प्रयोग कर पाते हैं। तो अपनी भाषा को भूल जाते हैं वो लोग कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही भूल जाते हैं, मतलब उनकी जो प्रोफेसी है, जो बोलने का तरीका है, धीरे धीरे दूसरी लैंग्वेजेस का वो ज़्यादा बढ़िया हो जाता है अपनी लैंग्वेज से। थर्ड पॉइंट है अल्कोहलिज्म। कमर्शियल वेंडिंग ऑफ लिकर इन द ट्राइबल एरियाज हैज़ कॉज सीरियस डैमेज टू द ट्राइबल इकोनॉमी। अब यहाँ पर क्या होता है कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए लिकर जो है यानी शराब वहाँ पर बेची जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है ट्राइबल इकोनॉमी के लिए। ब्रूइंग ऑफ इंडिजियस ड्रिंक फॉर सेल्फ कंजप्शन इज़ अ ट्रेडिशनली परमिसिबल एक्टिविटी अमंग द ट्राइबल्स। अब ट्राइबल्स के अंदर एक प्रथा होती है जिसके अंदर वो ओकेजन्स पे ट्रेडिशनली जो है वो एक सेल्फ कंजप्शन के लिए ड्रिंक यूज़ करते हैं, और होम मेड होती है वो, जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो खुद उसको प्रिपेयर करते हैं घर में, और जब भी ओकेशन होता है ट्राइबल सोसाइटीज़ का वो उसे ड्रिंक करते हैं। सर्टेन ट्राइब इट इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर सोशल एंड रिलीजियस ओकेशन, और बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ पे उस ड्रिंक को पीना सोशली और धार्मिक तौर पे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पर वो खुद ही उसको तैयार करते हैं, कोई भी बाहर से, यानी कि कमर्शियल तरीके से कोई भी मार्केट सिस्टम नहीं है जहाँ से वो लोग इस ड्रिंक को ख़रीदते हैं। अब होता क्या है कि बहुत बार अर्बन एरियाज़ के लोग जो है वो वहाँ पर उस शराब को इलीगल तरीके से बेचते हैं इन ट्राइबल एरियाज़ में, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम होती है। लिकर वेंडिंग इन द ट्राइबल एरियाज़ हैज़ नॉट बीन अबॉलिश सो फार। तो अभी तक सरकार ने इसके लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाया है और इसको बैन नहीं किया है वहाँ पर बेचने के लिए, जिसकी वजह से ट्राइबल लोगों को बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लिकर जो है यानी शराब, आपको ही पता है कि एक लाइसेंस के साथ बेची जाती है, और जब भी हम उसे बेचते हैं तो वहाँ पर आप एक एक्यूरेट अमाउंट तक ही बेच सकते हो और प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। तो जब ट्राइबल एरियाज़ में शराब बेची जाती है तो इलीगल तरीके से उसे बनाया जाता है, गलत तरीके से उसे बनाया जाता है, फिर जब उसको बेचा जाता है वहाँ पर तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं ट्राइबल एरियाज़ के लोगों में देखे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है रिलीजन एंड मैजिक। रिलीजन एंड मैजिक विच हेल्प्ड अ वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल वर कंडेम्ड बाय हिंदूज एंड क्रिश्चियंस मिशनरीज़। अब यहाँ पर देखो, जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं वो ब्लैक मैजिक और अपने धर्म में बहुत विश्वास रखते हैं। जो भी उनकी डे टू डे एक्टिविटी होती है वो धर्म से ही कनेक्टेड होती है, और ब्लैक मैजिक भी वो लोग करते हैं। बट यहाँ पर जो हिंदू कास्ट है और जो क्रिश्चियंस है वो लोग इसको टोटली कंडेम करते हैं, मना करते हैं कि ब्लैक मैजिक और जो रिलीजन होता है, जिस तरीके से वो लोग रीति रिवाज करते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। ट्राइबल स्टार्टेड डिसट्रस्टिंग देयर रिलीजन, और जब ट्राइबल लोग शहरों के लोगों के
कांटेक्ट में आते हैं और उन्हें जब पता लगता है कि शहर के लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो इसका मजाक बनाते हैं, तो उन लोगों को भी अपने धर्म पर शक होता है कि जिस तरीके से वो रीति रिवाज कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके जो विश्वास है, शायद वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि वो कहीं लिखे नहीं हुए, कहीं रिटन ही नहीं है। तो इसीलिए वो लोग अपना रिलीजन भी चेंज कर लेते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। हेडिंग है आइसोलेटेड। Tribes living in remote, uninhabitable areas which are not attracted the non-tribal commercially have remained isolated from the mainstream of life। अब जितने भी ट्राइबल एरिया के लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगल के आसपास, क्योंकि उनके लिए ज़मीन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दुनिया से थोड़ा सा डिसकनेक्ट होके रहते हैं, वो दुनिया के साथ कोई भी अपना कांटेक्ट नहीं रखते हैं, कोई भी मार्केट सिस्टम जो होता है उसका हिस्सा नहीं बनते हैं। इसीलिए जो नॉन ट्राइबल लोग हैं, शहर के लोग हैं, वो भी कभी उस एरिया में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, क्योंकि वो बहुत ही रिमोट एरियाज़, बहुत ही पिछड़े इलाके, दूर इलाके, जंगलों में कहीं होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो मेन लाइफ है, अर्बन शहर है, उससे ट्राइबल एरिया के लोग काफ़ी अलग, काफ़ी आइसोलेट होकर, अलूफ होकर रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोंडा रेड्डी ट्राइब is a primitive food gathering tribe which also practiced cultivation to meet its need। अब यहाँ पर कोंडा रेड्डी ट्राइब जो होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव, पुराने तरीके से खाना जो है कलेक्ट करते हैं और कल्टीवेशन करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इट रिमेन्ड ऑलमोस्ट आइसोलेटेड टिल 1950s। ये 1950 तक बिल्कुल आइसोलेट होकर रह रहे थे भारत में ही। इनका कोई भी मेन शहरों से कोई कनेक्शन नहीं था। इट वॉज ओनली व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड ऑक्शनिंग देयर फॉरेस्ट फॉर टिम्बर एंड पेपर। जब स्टेट की सरकार ने इनके जंगल को बेचना स्टार्ट किया, ऑक्शन किया, इनका बोली लगाई कि ये जो ज़मीन है ये बेची जाती है टिम्बर और पेपर की खेती के लिए, दैट दे स्टार्टेड कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद आउटसाइडर्स। तो उस टाइम पर ये जो कोंडा रेड्डी ट्राइब के लोग हैं ये आउटसाइडर्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं। तब वहाँ पर जो लोग हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ इनकी बात होती है, वहाँ पर पता लगता है कि यहाँ पर कोई ट्राइब जो है एग्जिस्ट करती है। इवन टुडे दे रिमेन पुअर और इलिटरेट एंड थॉरोली एक्सप्लॉयटेड बाय द कमर्शियल एजेंट। और आज भी इस ट्राइब के लोग जो है बहुत गरीब है, इलिटरेट है, इग्नोरेंट है, कोई भी उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, और जो कमर्शियल एजेंट्स हैं वो उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। हु एम्प्लॉय देम एज अ वेज लेबर्स, जो उनके लिए एज अ वेज लेबर, दिहाड़ी का काम करते हैं, और वो उनको पूरी पेमेंट भी नहीं देते, क्योंकि उनको पता है ये तो इग्नोरेंट है, इनके पास नॉलेज ही नहीं है, ये क्या ही कर लेंगे अगर इन्हें हम पैसे पूरे नहीं देंगे। तो इसीलिए जितने भी कमर्शियल एजेंट्स हैं उस एरिया में उनका फ़ायदा उठाते हैं। सच ट्राइबल्स डू नॉट फॉल अंडर एनी स्कीम ऑफ एड और वेलफेयर। वो जो ट्राइबल सोसाइटी के लोग होते हैं वो किसी भी स्कीम के अंडर नहीं आते, उनके लिए कोई भी वेलफेयर स्कीम है ही नहीं, और ना ही सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद की जाती है। नो अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू एजुकेट और मॉडर्नाइज देम। और कोई भी स्टेप नहीं उठाया जाता उनके लिए कि उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनको एजुकेट किया जाएगा, क्योंकि देखो खुद भी वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग मॉडर्नाइज हों, हम लोग कोई नई चीज़ें सीखें। तो कई बार क्या होता है ना कि सरकार भी इसलिए स्टेप नहीं उठा पाती क्योंकि वो लोग जो है उस एरिया में ही रहना चाहते हैं। वो लोगों को पसंद है अपने एरिया में रहना, अपने तरीके से रहना, अपने तरीके से रीति रिवाज करना। नेक्स्ट आपका लास्ट हेडिंग है ट्राइबल हेल्थ। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स आर हाईली डिजीज़ प्रोन। अब जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स के लोग होते हैं वो बहुत ही प्रिमिटिव तरीके से, पुराने तरीके से रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिजीज़ होने के चांसेस, यानी बीमारियां होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। ऑल्सो दे डू नॉट हैव रिक्वायर्ड एक्सेस टू बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़। और उनके पास जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो तक नहीं होती हैं। दे आर मोस्ट एक्सप्लॉयटेड। उन्हें जो है एक्सप्लॉयट किया जाता है, वो निगलेक्टेड होते हैं, यानी उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। हाईली वनरेबल टू डिजीज़, और डिजीज़ होने के चांसेस उन्हें सबसे ज़्यादा होते हैं। विद हाई डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिएंट उनमें प्रॉपर होते ही नहीं, यानी उनकी जो बैलेंस डाइट है वो प्रॉपर ही नहीं होती है। अब कैसे पॉसिबल है कि एक ही एरिया में रहकर आप सब कुछ ग्रो कर लोगे? उसी एरिया में रह के आपकी सारी न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ पूरी हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो माल न्यूट्रिएंट होते हैं, और यही कारण होता है उनको डिजीज़ेस सबसे पहले होती हैं और उनके पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ तक नहीं होती हैं। द चीफ कॉज ऑफ द हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आर फाउंड टू बी पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस। ज़्यादातर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो होती है वो वुमेन में आती है। प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादातर वुमेन की वहाँ पर डेथ हो जाती है, क्योंकि उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो काफ़ी लो होता है, उन्हें एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है,
अनहाइजीनिक तरीके से वो लोग रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मैटरनल डेथ है वो काफ़ी हाई होती है। एवरेज कैलोरी एज वेल एज द प्रोटीन कंजप्शन इज़ फाउंड टू बी बिलो द रिकमेंडेड लेवल फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। सो जितना भी एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो कैलोरीज़ हैं, जो प्रोटीन कंजप्शन है होना चाहिए, वो उससे बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है रेमेडी। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं ट्राइबल एरियाज़ में, तो सरकार इसके लिए क्या स्टेप्स ले रही है, इसका क्या इलाज है। Objective of justice, social, economic and political can be realized by complete participation of tribals in the corridors of powers। तो अगर हम चाहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर उन लोगों के साथ इंसाफ हो, उन लोगों को जस्टिस मिले, तो वो तभी पॉसिबल है अगर ट्राइबल लोग जो है इस डेमोक्रेसी का हिस्सा बने। जो पावर कैप्चरिंग होती है, जिसमें हम अपने पीएम को इलेक्ट करते हैं, वो लोग भी इस चीज़ का पार्ट बने, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बने, अपनी प्रॉब्लम्स आकर जो पार्लियामेंट है उसमें कहें, अपने मुद्दे उठाएं, उन लोगों को भी एजुकेट सरकार करे। सो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। डिनाइल ऑफ पार्टिसिपेशन मीन्स डिनाइल ऑफ जस्टिस। जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इनफैक्ट डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पावर इन ऑल स्फेयर। और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का तो मतलब ही यही होता है कि लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं हर स्फेयर में, एट ऑल लेवल, हर लेवल पर लोग जो है अपनी बात अगर कहते हैं, सरकार की जो पॉलिसी है अगर अच्छी नहीं लगती उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने मुद्दे जो है सरकार के सामने रखते हैं। लूप होल्स इन वेरियस एग्जिस्टिंग लॉज। लूप होल्स होता है कमियां। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार कानून बन जाते हैं बट उसमें बहुत कमियां होती हैं, हैव टू बी प्लग्ड इन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि सरकार कोई भी पॉलिसी बनाए तो सोच समझ के बनाए। ट्राइबल्स एरिया के जो लोग हैं उनका भी सोचकर जो है उसमें क्लॉज जो है वो डाले जाएं। इनेक्टिंग अ लॉ अलोन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। एक कानून बना देना किसी की मदद के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होता है जब तक उस कानून की मदद जो है उन लोगों तक ना पहुंचे। एप्रोप्रिएट स्टेप्स हैव टू बी टेकन फॉर इट्स इफेक्टिव इन्फोर्समेंट। तो सरकार को प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए कि जो भी कानून बना है वो प्रॉपरली अप्लाई हो, वो प्रॉपरली वहाँ तक पहुँचे, उन लोगों को उसका फ़ायदा मिले। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर शुड बी सिंप्लीफाइड। जो भी सरकार उनके लिए स्टेप उठा रही है, जो भी सरकार उनके लिए काम कर रही है, वो एकदम सिंपल होना चाहिए ताकि उन लोगों को वो समझ आए कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है और सरकार उन्हें समझा पाए। There should be no intermediaries or middleman between tribals and government। सरकार और ट्राइबल लोगों के बीच में कोई और पर्सन नहीं होना चाहिए। सरकार जो भी काम कर रही है डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट करे और उन लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगी वो सरकार से डायरेक्ट कांटेक्ट करे। बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन प्राइवेट मनी लैंडर्स, लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटीज शुड बी मेड अवेलेबल ऑन ईजी टर्म्स एंड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर सरकार चाहती है कि वो मनी लैंडर्स पे ना डिपेंडेंट हो, वो उनसे उधार ना लें जिसकी वजह से वो बॉन्डेड लेवल में जाते हैं, तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, उनके लिए लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है, उन्हें जो है क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि वो सरकार पे विश्वास कर सकें कि उनके लिए सोचने वाला कोई है, उनकी मदद करने वाला कोई है। तो सरकार का सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत है तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें जो पैसे हैं वो अवेलेबल हो सके बैंक की तरफ से। मेजर्स फॉर देयर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट शुड बी फॉर्मुलेटेड कीपिंग इन व्यू देयर नीड्स। और जो भी उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, जो भी उनकी तरक्की करवाई जा रही है, जो भी उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार कोई ऐसा स्टेप उठा रही है जो बिल्कुल ही उनके अगेंस्ट है, उनके कल्चर के, उनके ट्रेडिशन के। इन ऑर्डर टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल इट इज़ नेसेसरी टू एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। अगर हम चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो तो सबसे पहले उनका एक्सप्लॉयटेशन रोकना होगा, उनका शोषण होना रोकना होगा। जो लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं जैसे कि मनी लैंडर्स हो गए, कमर्शियल एजेंट्स हो गए, जो उन्हें बॉन्डेड लेबर बना रहे हैं, ऐसे सब लोगों के लिए स्ट्रिक्ट लॉज आने चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और ट्राइबल एरियाज़ के लोगों को भी अवेयर करना चाहिए सारी फैसिलिटीज़ के बारे में कि सरकार उनके लिए ये सारा काम कर रही है।
This can be achieved if the tribals are ensured participation in the decision making process. और ये सारा तभी अचीव हो सकता है जब हम ट्राइबल एरियाज़ के लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनाएं. एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, कि जो भी प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, लॉ एंड पॉलिसी बनाई जा रही है, उसको ट्राइबल एरियाज़ में अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाया जाए. एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड. इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा. कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो. इन केस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट. I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.